नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो होगी आईबीएस के बारे में। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक पेट की ऐसी समस्या है जिसको यह बीमारी होती है वह मरीज इससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। कई डॉक्टरों के चक्कर काटता है, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है कि वो मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है। तो क्या है यह बीमारी, किन लोगों को होता है, क्या इसके कारण हैं, क्या इसका सटीक उपचार है और क्या इसके लक्षण हैं, कैसे पहचाने मरीज को आईबीएस ही है या और कोई बीमारी है। इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस क्लास में पाएंगे। तो उससे पहले आप प्लीज नीचे सब्सक्राइब होगा रेड में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आगे और भी ऐसी क्लासेस आएंगी तो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और यदि आपके कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो या कोई अलग टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आईबीएस इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, आंतों का इरिटेशन है ना। और ड्यू टू इरिटेशन मतलब आंतों में इरिटेशन हो रहा है जिससे कारण ये बीमारी पैदा हुई। तो एक तरीके से डिसीज नहीं है, ये एक तरीके से जो फंक्शनल डिसऑर्डर है, ठीक है। आंतों में किसी टाइप की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ जो आंतों का जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन मतलब जो आंतें होती है, ये एक्चुअली एक लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारी है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन, फिर एनस। तो ये जो है ना, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो है, जैसे ये कंटेंट है, स्टूल कंटेंट है, इसमें यहाँ पे पहले कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उससे कहा स्टूल आगे खिंचेगा, उसके बाद यहाँ डायलेट होगा, फिर यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उससे ऐसे ऐसे करके स्टूल की नॉर्मल मूव करता है। यहाँ से यहाँ तक मूव करते समय क्या होता है, इंटेस्टाइन से जो काम की चीजें हैं, जो वाटर है और जो अलग रीअब्जॉर्प्शन वाले कंटेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बाकी इसको धीरे धीरे ये वेस्ट प्रोडक्ट में निकल जाता है। अब मेन इसमें पैथोलॉजी ये होती है कि ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, उसके बाद यहाँ डायलेटेशन हो रहा है, इसका जो सिंक्रोनाइज मूवमेंट है, ये सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाता है। सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाता है मतलब कि कभी ये बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्सिस हो गई, ये पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट बढ़ गया है। मूवमेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जो स्टूल का कंटेंट है वो बहुत जल्दी मूव करने लगेगा। यहाँ से बहुत जल्दी मूव करने लगेगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी। तो लूज मोशन प्रिडोमिनेंट होने लगेंगे। लूज मोशन कब होंगे? जैसे कोई भी अपन चीज खाएंगे, जैसे कोई चीज खाते हैं तो अपने यहाँ पे गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक में इरिटेशन होता है तो एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स यूजली बच्चों में होता है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ये होता है कि जैसे ही बच्चे को देखा होगा, जैसे ही बच्चे दूध पीते हैं, दूध पीने के जस्ट बाद उनको मोशन आने लगते हैं, तो जैसे ही बच्चे दूध पीते हैं तो यहाँ का जो सेंसेशन गैस्ट्रिक का, उसका रिवर्स सेंसेशन कोलन में आता है, वहां का मूवमेंट बढ़ जाता है। मूवमेंट बढ़ जाता मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है। तो इसके कारण जो है ये जो बच्चों में यूजली प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एडल्ट में भी होने लगे। अगर एडल्ट भी बोल रहा है कि वो कुछ भी खाता है, कुछ भी खाने के बाद उसको मोशन आने लगते हैं, तो ये एडल्ट में पैदा हो रहा है। तो ये एक सिम्टम्स है इरिटेशन का, गैस्ट्रिक इरिटेशन है, तो ये एक आईबीएस का है प्रीडोमिनेंट करने के लिए। अब और क्या हो सकता है, ये इनकी सिंक्रोनाइजेशन है, ये अब सिंक खत्म हो जाए, मतलब कि ये मूव करने के बाद ये डायलेट होना चाहिए इस समय, है ना। जहां से ये कांटेक्ट हो रही है तो ये डायलेट होना चाहिए, फिर ये कांटेक्ट हो रही है तो ये वाला पार्ट डायलेट होना चाहिए। ये जो कॉन्टेक्टिविटी और डायलेटेशन है, ये एक सिंक खत्म हो जाए, मतलब ये भी एक साथ कॉन्टेक्ट हुआ, ये भी कॉन्टेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ का पार्ट डायलेट हो गया, ये दोनों कांटेक्ट हो गए, ये स्टूल है यहीं का यहीं रह गया, यहीं का यहीं रह गया, तो बैक प्रेशर बढ़ा, बैक में आपको गैस बढ़ेगी, इससे फ्लूटुलेंस बढ़ेगा, फ्लूटुलेंस, गैस, ब्लोटिंग, ये सब सिम्टम्स आएंगे इसके कारण। और फिर अगर ये वाला पार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है तो ये स्टूल हो सकता है कुछ समय के लिए हो जाए, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन पैदा होने लगे, ठीक है। फिर एक और क्या क्या कॉज हो सकते हैं, एक न्यूरोजेनिक कॉज होता है, यहाँ की जो नर्व सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाए, है ना। यहाँ की नर्व सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो भी वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खत्म हो जाएगा। और क्या हो सकता है, स्ट्रेस होता है,
स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो ब्रेन का कंट्रोल है, ब्रेन का यहाँ पे जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाए, ये स्ट्रेस या फिर कोई साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी है, इसमें भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और पोस्ट इन्फेक्शन देखा जाता है कि जब यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद भी थोड़े समय के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खत्म हो जाता है। तुमने देखा होगा ज्यादातर पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि एक बार इन्फेक्शन हुआ था और जब से वो इन्फेक्शन हुआ है तब से पेट का जो वो है गड़बड़ी चल रहा है ना। तो ज्यादातर पेशेंट हैं, इसकी जो बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें यही है कि कुल मिला के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं हुआ है जिससे कुछ और दिक्कत हो। बस मेन दिक्कत है ये बीमारी का है कि लार्ज कोलन की है ना, ट्रांसफर असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, इनकी बीमारी है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बीमारी है। तो बेसिक ये तो पैथोलॉजी हो गई, इटियोपैथोजेनेसिस हो गई, कॉज अपन ने देख लिए, कॉज क्या क्या हो सकते हैं इसके। इटियोलॉजी एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। इटियोलॉजी किन किन पेशेंटों को ये होता है। पहला तो मैंने बता ही दिया, पोस्ट इन्फेक्शियस हो जाता है, इन्फेक्शन के जस्ट बाद ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा एंजाइटी, स्ट्रेस। तीसरा क्या कॉज हो सकता है इसका? डाइट भी एक फैक्टर है। डाइट में जिसमें इरिटेबल प्रोडक्ट हो, मतलब कि आप सॉलिड है जो इरिटेशन पैदा करती है डाइट, वो ज्यादा ले रहा है, उसमें ज्यादा चांसेस है ये पैदा होने के। लेकिन मेन दो कॉज तो यही है, एंजाइटी, स्ट्रेस, वो तो ट्रीटमेंट में आएगा डाइट वाला पार्ट। आ जाते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन भी बहुत सारी है, डेफिनेशन का कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है। डेफिनेशन में आपको सबसे पहला काम, पहली चीज होनी चाहिए मोर देन 12 वीक होना चाहिए सिम्टम्स के। सिम्टम्स को एटलीस्ट 3 मंथ होने चाहिए, 3 मंथ से उसको सिम्टम्स होने लगेंगे, 3 मंथ से ऑफ एंड ऑन सिम्टम्स आ रहे हैं। सिम्टम्स क्या कहेंगे? पहला एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग है, स्पाज्मोडिक पेन, किसी भी टाइप का पेन हो सकता है, रिलीव्ड आफ्टर डेफिकेशन, ठीक है। जैसे ही वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, पेट दर्द करता है, एकदम से मोशन आते हैं, मोशन, और जैसे ही मोशन चल गया उसके बाद पेट दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा चेंज इन कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों चीज चेंज हो गई। कंसिस्टेंसी मतलब कभी उसको सॉलिड हो रहा है, कभी लिक्विड हो रहा है, कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दिन में 3 से 4 बार जाना पड़ता है। तीसरा होता है म्यूकस इन स्टूल। चौथा है रिकरेंट ब्लॉटिंग, गैस, ठीक है, मतलब पेट में उसको लगता ही रहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है, पेट में ब्लॉटिंग होने। ये 4 मेन सिम्टम्स है, ये 4 सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, मोर देन 12 वीक्स तक प्रेजेंट है। ये 4 में से जरूरी नहीं है कि यही 4 हो, इसमें से कोई भी 2 सिम्टम्स प्रेजेंट है तो अपन उसको आईबीएस के क्राइटेरिया में रख देंगे। मेन दिक्कत है आईबीएस की डायग्नोसिस जो है, आईबीएस की डायग्नोसिस टोटली क्लिनिकल है, टोटली अपनी क्लिनिकल देख के ही है, इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है नहीं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप अपर यूएसजी एब्डोमेन कराओगे, इसके अलावा एंडोस्कोपी का कोई रोल नहीं है इसमें। एंडोस्कोपी क्या होती है? अब एंडोस्कोपी देखी होती है गैस्ट्रिक और स्मॉल इंटेस्टाइन देखने के लिए, ये बीमारी कोलन की है, इसके लिए आपको सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपर की एंडोस्कोपी में कुछ नहीं आने वाला इसमें। तो आपने यूएसजी एब्डोमेन करी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करी, वो नेगेटिव, वो नॉर्मल आ रही है, ये सिम्टम्स प्रेजेंट है, तब आप उसको लेबल कर सकते हो कि ये आईबीएस है। अब आपको एक रेड फ्लैग साइन होते हैं। रेड फ्लैग साइन मतलब कब आपको ये देखना है कि ये आईबीएस के अलावा और कुछ भी हो सकता है, ये गड़बड़ चीजें हैं, ये आपको देखना। अगर ये चीजें मिल रही हैं तो आप पेशेंट को आईबीएस लेबल नहीं कर सकते। पहला सिग्निफिकेंट वेट लॉस,
सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस मतलब मोर देन 5 kg इन 1 मंथ। थोड़ा बहुत वेट लॉस इसमें होता है क्योंकि पेशेंट को डाइजेशन अच्छे से हो नहीं रहा है, लगातार लूज मोशन हो रहे हैं, जो रीएब्जॉर्प्शन अच्छे से हो ही नहीं रहा है कंटेंट का, तो उसको वेट लॉस होगा। लेकिन सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है, मोर देन 5 kg इन 1 मंथ हो रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट मान के उसको अपन उसको लेवल नहीं कर सकते आईबीएस। उसके लिए अपन को थॉरो वर्कअप करना पड़ेगा, सीसीटी एब्डोमेन भी कराना पड़ेगा, पूरा कोलोनोस्कोपी, अपन ये एंडोस्कोपी सब कुछ कराना पड़ेगा कि और कोई कारण तो नहीं है उसका वेट लॉस का। दूसरा ब्लड इन स्टूल। स्टूल में कभी भी उसने हिस्ट्री दी है कि उसको ब्लड भी आया है स्टूल में, तो फिर अपन उसको आईबीएस लेवल नहीं कर सकते। किसी भी आईबीएस में ब्लड नहीं आता स्टूल में। और इसी ब्लड इन स्टूल के एक पार्ट हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट एनीमिया हो रहा है उसको रिकरेंट। लिम्फेडेनोपैथी मिल रही है एब्डोमिनल में, कोई भी यूएसजी एब्डोमिन या सीटी स्कैन में लिम्फेडेनोपैथी मिल रही है। लिम्फेडेनोपैथी के फिर दूसरे कॉजेज में अपन जाना पड़ेगा। लिम्फेडेनोपैथी मेन होती है क्योंकि लिम्फेडेनोपैथी मैलिग्नेंसी कॉक्स सब में मिलती है, और कॉक्स का प्रेजेंटेशन भी यही रहेगा। अगर एब्डोमिनल कॉक्स है, इंटेस्टाइनल कॉक्स है, इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी है, उसका इनिशियल स्टेज में यही सब प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वेट लॉस हो, जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेजेंट हो स्टूल में, लेकिन जो लिम्फ नोड है और बाकी ये सिम्टम्स के साथ हो रहा है, तो ये सब कॉक्स, एब्डोमिन, मैलिग्नेंसी, ये सब नेक टू नेक डायग्नोसिस है। इसलिए आईबीएस का पेशेंट में आपको आईबीएस के अगर डायग्नोसिस लिख रहे हो तो वो भी कोई ऐसा बहुत आसान तरीका नहीं है कि सीधे आपने लिख दिया, क्योंकि एक बार आपने आईबीएस लिख दिया तो कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा वो उसको अच्छे से देखेगा ही नहीं। ठीक है, सब ऐसे ही घुमाते रहेंगे उसको। इसलिए आईबीएस आप लेवल कर रहे हो तो आपके पास एक दो चीजें होनी चाहिए। पहला, एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट एटलीस्ट होनी चाहिए उसको, कि लेवल करने के लिए कोई इसमें कोई लिम्फेडेनोपैथी नहीं है अलग से, और कोई जो एब्डोमिनल वॉल है, मतलब एब्डोमिनल वॉल नहीं, इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल कोलन, मेनली कोलन में कोई थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है। आईबीएस की नेक टू नेक डायग्नोसिस होती है कॉक्स एब्डोमेन और कोलन मैलिग्नेंसी, ये नेक टू नेक डायग्नोसिस है आईबीएस की। इसलिए किसी भी पेशेंट को आप आईबीएस लेवल कर रहे हो तो आईबीएस लेवल करने के पहले आपके पास बहुत सिग्निफिकेंट प्रूफ होना चाहिए। सिग्निफिकेंट प्रूफ क्या है बता दिया हमने। पहली, हिस्ट्री, मोर देन 12 वीक की हिस्ट्री वो बता रहा है। दूसरा, उसकी जो रेड फ्लैग साइन है वो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। और बाकी जो एब्डोमिनल कंप्लेंट है, एब्डोमिनल कंप्लेंट तो ज्यादातर एब्डोमिनल कंप्लेंट नॉन स्पेसिफिक है। इसकी जो इंसिडेंस है, मतलब प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस देखा जाए तो आईबीएस का प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 20% है। हालांकि हर 5वें व्यक्ति को आईबीएस होता ही है, हर 5वें व्यक्ति को होता है, क्योंकि जितने भी सिटिंग वाले जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब वाले हैं, उनको तो लगभग सभी को ही होता है, आईबीएस ही होता है। 20 का 50% लोगों को होता होगा ये। अब आईबीएस के 3 टाइप होते हैं मेनली। पहला होता है डायरिया प्रीडोमिनेंट, डायरिया प्रीडोमिनेंट। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, और तीसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब उसको कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, अल्टरनेट चलता रहता है। इनका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है मिक्स्ड वाले का, क्योंकि उसका डायरिया का ट्रीटमेंट हो तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का तो डायरिया हो जाता है। ये डायरिया प्रीडोमिनेंट और कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट का ट्रीटमेंट थोड़ा आसान है। इनकी पैथोलॉजी भी वही है। पैथोलॉजी जो डायरिया वालों का होती है ना, डायरिया प्रीडोमिनेंट वालों की पैथोलॉजी पैदा होती है यहाँ पे सिग्मोइड कोलन पे, और जो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट वालों की होती है यहाँ पे होती है असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ही जो है फूड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना यहाँ पे जाता है। अगर यहाँ पेरिस्टाल्टिक कोई भी गड़बड़ा जाती है तो फूड यही का यही रह जाएगा, तो उसको कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट कर जाएगा। और यहाँ की पैथोलॉजी है, यहाँ की पैथोलॉजी में खाना एकदम से अगर फूड मटेरियल बढ़ रहा है तो वो डायरिया प्रीडोमिनेंट कराएगा। आईबीएस में बातें कराए हैं आपसे। इन्वेस्टिगेशन हाँ, इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज है, एबनॉर्मल काउंट्स आने चाहिए रेड फ्लैग साइन में। अगर कहीं के भी काउंट्स आपके टीएलसी या फिर एलएफटी, केएफटी, कोई भी चीजें एबनॉर्मल आ रही हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। ट्रीटमेंट भी आते हैं। ट्रीटमेंट टोटली आपको क्या होगा, सिम्टोमेटिक ही होगा, देना पड़ेगा। हो क्या रहा था इसमें, पहला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ठीक करने के लिए आपको जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। ट्राइसाइक्लिक ये
कौन ट्रीट करेगा इसके लिए तो कोई नहीं कह सकते, ज्यादातर साइकेट्रिस्ट भी ट्रीट करते हैं, फिजिशियन भी ट्रीट कर सकते हैं, या फिर जो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो ट्रीट कर सकते हैं। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज की जाती है, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना उसका मेन काम है। इसमें क्या आ जाते हैं, एमिट्रिप्टाइलिन है ना, एमिट्रिप्टाइलिन ट्रिप्टोमर, जो मोस्ट ट्रिप्टोमर अपन यूज करते हैं, ठीक। दूसरा एंटी स्पाज्मोडिक, पेशेंट को स्पाज्म होना है, सिम्टोमेटिक की ट्रीटमेंट देते हैं अपन, एंटी स्पाज्मोडिक देते हैं, जो कि डायसाइक्लोमिन, हायोसिन, बस्कोपान देते हैं, नॉर्मेक्सिन देते हैं, ये सब यही है एंटी स्पाज्मोडिक का काम करती हैं, वो पेन ठीक करेंगी। और क्या देंगे अपन, एंटासिड देंगे, ब्लोटिंग हो रही है, लगातार ब्लोटिंग है, गैस बन रही है, उसको ठीक करने के लिए एंटासिड देंगे। दूसरा चौथा प्रीप्रोबायोटिक्स, प्रीप्रोबायोटिक्स का काम यूजुअली पोस्ट इन्फेक्शियस जो आईबीएस है उसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद क्या होता है वहां का फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर आपको आईबीएस वाले सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। बाकी ओवरऑल भी प्रीप्रोबायोटिक्स सब में एडवाइस किया ही जाता है, जो भी गैस्ट्रिक ब्लोटिंग वगैरह उसको कम करता है। प्रीप्रोबायोटिक्स सबको पता ही है ना। और क्या देंगे, अब डिपेंड करता है, अगर कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है तो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है तो आपको लैक्सेटिव दे दोगे, अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट है, डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो आप कौन सी मेडिसिन दोगे ये बताओ। डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो डायरिया प्रीडोमिनेंट कर रहा है तो आप में इसमें मेनली हो क्या रहा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रहे थे, तो अपन को एंटी मोटिलिटी एजेंट देना पड़ेगा, लोप्रामाइड, जो आपको लोमोफेन टैबलेट आती है, तो वो एंटी मोटिलिटी एजेंट देना पड़ेगा। और कोई एजेंट दोगे तो उसका काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो बेसिक पैथोलॉजी है वो मूवमेंट बढ़ गए हैं, तो मूवमेंट बढ़ गए तो एंटी मोटिलिटी एजेंट दोगे ना। और इसके अलावा आप दे सकते हो, अगर पोस्ट इन्फेक्टिव आईबीएस है तो आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। एंटीबायोटिक्स में जो सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छे हैं वो रिफाजिमिन के हैं। इसके अलावा आप ओफ्लॉक्स और नाजोल वगैरह दे सकते हो। रिफाजिमिन 15 to 20 डेज तक दे सकते हो, 400 TDS या फिर 550 BD। ये कब देते हैं, पोस्ट इन्फेक्टिव डायरिया में, अगर आप पोस्ट इन्फेक्टिव आईबीएस में। बाकी तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में इसके साथ अगर ज्यादातर एसोसिएटेड क्या होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो उसका आप अलग से ट्रीटमेंट दोगे, उस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो ज्यादातर पेशेंट आईबीएस के डिप्रेशन में जाते हैं आगे। ये तो हो गया ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग के बाद दूसरा आप दोगे क्या उसको, डाइट में। डाइट क्या बोलोगे, डाइट हाई फाइबर डाइट है, हाई मतलब सेमी सॉलिड डाइट खानी है आपको, बिल्कुल ड्राई डाइट नहीं लेनी है, हाई फाइबर, पानी ज्यादा लोगे वही तो है, सेमी सॉलिड टू लिक्विड डाइट लेनी, बिल्कुल ड्राई कंटेंट नहीं लेना है। और बाकी इरिटेबल जो प्रोडक्ट है, इरिटेबल है, समोसा कचौड़ी नहीं खानी है, जो फ्लूटुलेंस पैदा करते हैं, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं देने हैं, ठीक है। डाइट के बाद एक तीसरा होगा कि साइकेट्रिक काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तीसरा पार्ट होता है इसका साइकेट्रिक काउंसलिंग। साइकेट्रिक काउंसलिंग बहुत जरूरी है, इसको बीमारी पता होती है, क्योंकि ज्यादातर ये पेशेंट जो है ना, इनको एक तरीके से दिमाग में डर बैठ जाता है कि उनको कोई कैंसर तो नहीं है ना, कैंसर या फिर और कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली मोशन आ ही रहे, कुछ भी खाना खाओ तो मोशन आने लगते हैं, तो दिमाग में एक डर बैठ जाता है। तो डर को निकालने के लिए एक साइकेट्रिक काउंसलिंग जरूरी है, कि आप अगर जितना ज्यादा सोचोगे उतना ये बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी फिर से बढ़ेगी, फिर से डिस्टर्ब होगी पेरिस्टाल्सिस। तो एक साइकेट्रिक काउंसलिंग, तीनों का ट्रीटमेंट एक साथ ही है। ड्रग ट्रीटमेंट अकेले से काम नहीं चलता, इसमें आपको प्रॉपर उसको डाइट और प्रॉपर साइकेट्रिक काउंसलिंग की जरूरत है। आईबीएस सबसे पहला काम आईबीएस में यही है कि आईबीएस आप लेवल कर रहे हो, तो लेवल करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। रेड फ्लैग साइन नहीं होना चाहिए। रेड फ्लैग साइन क्या है, पहला ब्लड नहीं आना चाहिए स्टूल में, दूसरा सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं होना चाहिए, तीसरा कोई भी उसका जो ब्लड टेस्ट है उसमें कोई भी काउंट या एलएफटी या केएफटी रेंज नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट एनीमिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रेड फ्लैग है, हाँ लिम्फेडेनोपैथी नहीं होना चाहिए, ये होगा उसके रेड फ्लैग साइन। डायग्नोसिस के लिए मोर देन 12 वीक में अगर आप एब्डोमिनल पेन, चेंज इन द कंसिस्टेंसी, साथ में उसको म्यूकस स्टूल आ रहा है और फिर ब्लॉटिंग, ये सब सिम्टम्स आना चाहिए। इसमें से कोई भी 2 सिम्टम्स प्रेजेंट हो मोर देन 12 वीक तक, तो ये कंफर्म हो जाएगा आईबीएस की डायग्नोसिस के लिए। यूएसजी एब्डोमेन एटलीस्ट बेसिक है कि वो आपके पास होना चाहिए उसकी डायग्नोसिस लेवल करने के लिए।
पैथोलॉजी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। पैथोलॉजी में उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, मूवमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। मूवमेंट चाहे किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो, चाहे वो साइकेट्रिक रीजन के कारण डिस्टर्ब हो, न्यूरोपैथिक रीजन के कारण डिस्टर्ब हो, चाहे वो पोस्ट इन्फेक्शन के कारण डिस्टर्ब हो, किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो सकता है। इसकी एग्जैक्ट पैथोलॉजी पता ही नहीं है। सब अपने हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि इससे कहाँ ऐसा हो जाता है। एग्जैक्ट कॉज तो पता ही नहीं है कि क्यों वो डिस्टर्ब हो रही है। तो कॉज ही नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही ट्रीट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीट करने के लिए उसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको क्या कर देना है, अगर पोस्ट इन्फेक्टिव बता रहा है वो कि पहले डायरिया मतलब पहले बुखार आया था, डायरिया हुआ था और उसके बाद ये चीजें हुई है, तो आप एंटीबायोटिक प्रेफर करोगे। नहीं हो रही है तो फिर आप सिंपल सा दे दोगे क्या, एक एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग दोगे। एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग अपने पास अवेलेबल है बस्कोपैन, नॉर्मेक्सिन, और ये नॉर्मेक्सिन के कंटेंट के क्लोनिडिन ब्रोमाइड और ये डाइसाइक्लोविन प्लेन भी दे सकते हैं। दूसरा एंटासिड दोगे, पेंटॉप, और या तो ओरल दे सकते हो या फिर सीरप में दे सकते हो। प्री प्रोबायोटिक्स है, प्री प्रोबायोटिक्स अगर देखना है अगर सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हार्ड प्री प्रोबायोटिक्स दोगे। थोड़े बहुत हैं तो प्लेन बाइजिलिक दे सकते हो। प्लेन बाइजिलिक थोड़ी सस्ती है, जो आगे उसमें थोड़ी चीजें कंटेंट बढ़ जाते हैं तो थोड़ी महंगी हो जाती है। और हाँ, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है तो लग्जेटिव दोगे, डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो फिर लोप्रामाइड दोगे। ठीक।